हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसु में। स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, किस किस से मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, को किस किस साइंटिस्ट ने वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझने के लिए कौन से मॉडल्स दिए थे। ओके। एंड लिपिड्स कंटेंट्स है वो, प्रोटीन के टाइप्स है वो, सारा कुछ हम वो इस वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ट्रांजिशन टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर, स्टेबिलिटी और सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम डेफिनेशन बात करें, सो इट इज़ ए लिक्विड लिपिड एनवलप सराउंडिंग प्रोटोप्लाज्मा या साइटोप्लाज्मा। ओके, तो ये जो सेल है उस अंदर की तरफ साइटोप्लाज्मा होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है। सो उसको घेरे हुए यहाँ पे एक लिपिड की मेम्ब्रेन होती है, बाइलेयर मेम्ब्रेन, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ऑल्दो वहाँ पे प्रोटीन्स भी होते हैं, वो सब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरियल सेल हम ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बाहर की तरफ सेल वॉल है। और यहाँ पे ये एक प्लांट सेल है जो कि आउटर पार्ट पे ये सेल वॉल है। अंदर की तरफ ये ब्लैक कलर में आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रहे हो, और अंदर की तरफ वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियस यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये प्लांट सेल्स है। और शुरू में हमने एनिमल सेल्स देखा था जहाँ पे वॉल नहीं होती है, तो सेल वॉल नहीं होती है। सो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो परमिएबिलिटी बैरियर के रूप में भी काम करती है, एक्ट एज ए परमिएबिलिटी बैरियर। ओके, सो सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। ऐसे नहीं है कि कोई भी यहाँ पे सब्सटेंस है वो सेल के अंदर आ सकता है या फिर बाहर जा सकता है, नहीं। कुछ सिलेक्टिवली आयंस होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कैरियर प्रोटीन के थ्रू है वो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, लिपिड मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा लिमा भी बोलते हैं, और सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ओके, सो वहाँ पे आगे हम देखेंगे अलग अलग सेल टाइप्स में यहाँ पे वो लिपिड और प्रोटीन की क्वांटिटी भी अलग अलग होती है यहाँ पे। सो लिपिड्स यहाँ पे है वो स्ट्रक्चरल रोल है वो प्ले करता है। लिपिड यहाँ पे स्ट्रक्चर को, मेन स्ट्रक्चर है वो लिपिड की बनी होती है। एंड अगर बात करें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन पार्ट्स होता है उसकी क्या फंक्शन होते हैं, तो वहाँ पे वो एंजाइमेटिक प्ले रोल भी कर सकता है। यहाँ पे यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, तो ट्रांसपोर्ट का भी काम कर सकता है, लाइक ग्लूकोज का। एंड सेल सिग्नलिंग का तो करता ही है। वहाँ पे प्रोटीन्स बहुत सारे होते हैं जो कि सेल सिग्नलिंग में रिसेप्टर्स वगैरह होते हैं। एंड सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लाइक काथेरिन्स वगैरह है, तो वो वहाँ पे सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी दो सेल को जैसे अटैच करे रखना, तो वो वहाँ पे प्रोटीन्स का रोल वहाँ पे होता है। लाइक यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल्स के बारे में हम बात करते हैं। धीरे धीरे ऑलमोस्ट 5 मॉडल्स है वो अलग अलग साइंटिस्ट ने है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझने के लिए दिया। तो सबसे पहले ओवरटन मॉडल आया था 1895 में ओवरटन ने एक मॉडल दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे पहले समझने के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड से मिलकर बनी होती है, लिपिड की बनी हुई होती है। सो वहाँ पे दैट्स वाई लिपिड सोल्यूबल जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्रॉस कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिपिड की बनी हुई होती है, तो वहाँ पे वो डिजोल्व हो सकते हैं लिपिड कंपाउंड्स। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये एक्सप्लेन करने में असफल रहे। यहाँ पे लिमिटेशन की अगर हम बात करें ओवरटन मॉडल की, तो वो लिमिटेशन ये है कि यहाँ पे ये आयंस वगैरह किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होते हैं वो यहाँ पे वो नहीं समझा पाया। यहाँ पे लिपिड कंपाउंड्स का तो उन्होंने बताया, लेकिन आयन को किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो यहाँ पे इस मॉडल से नहीं समझा जा सकता। नाउ कंसिडर्ड सिंपलिस्टिक, सो अभी हम इसको सिंपलिस्टिक मॉडल हम बोल सकते हैं, जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी की लेकिंग है इस मॉडल में। सो कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं है, ओनली उन्होंने बताया कि लिपिड की इस प्रकार से है वो मेम्ब्रेन होती है। और इनफैक्ट उन्होंने यही बताया कि लिपिड मेम्ब्रेन होती है, बाई लेयर होती है, ये भी इसने नहीं बताया ओवरटन ने। ओवरटन मॉडल ने ओनली इतना बताया कि लिपिड की मेम्ब्रेन होती है। ओके, नाउ सेकंड मॉडल आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझने के लिए गॉर्टन एंड ग्रेंडल के द्वारा दिया हुआ गॉर्टन एंड ग्रेंडल मॉडल इन 1925। ओके, तो इतना ईयर आफ्टर है वो यहाँ पे सेकंड मॉडल दिया था गॉर्टन एंड ग्रेंडल ने। सो यहाँ पे उन्होंने बताया था कि जो लिपिड मेम्ब्रेन तो होती है, लेकिन वो डबल लेयर होती है, बाई लेयर होती है, ठीक है, 2 लेयर होती है लिपिड्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में।
सो यहाँ पे फर्स्ट में ओवरटन ने बताया कि लिपिड की होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकंड गॉर्टन एंड ग्रेंडल मॉडल बता रहा है कि जो लिपिड की मेम्ब्रेन होती है वो भी बाई लेयर होती है, 2 लेयर वहाँ पे लिपिड्स की हमें देखने को मिलती है। जो कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था आरबीसी के बारे में, आरबीसी के ऊपर उन्होंने आरबीसी लेकर उसको डिस्टर्ब करके उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो आगे हम डिटेल में यहीं पे हम देखने वाले हैं किस प्रकार से का एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। सो यहाँ पे उन्होंने बताया था कि जो फॉस्फोलिपिड्स है वो अरेंज रहते हैं यहाँ पे, अरेंज्ड इन ए डबल लेयर। ओके, सो डबल लेयर विद इन द मेम्ब्रेन। सो मेम्ब्रेन में डबल लेयर के रूप में फॉस्फोलिपिड्स रहती है। ये उन्होंने अब बताया कि डबल लेयर यहाँ पे लिपिड्स की लेयर यहाँ पे होती है। एंड सजेस्ट ए हाइड्रोफिलिक एक्सटीरियर एंड हाइड्रोफोबिक इंटीरियर इन द लिपिड बाइलेयर। ओके, सो लिपिड की बाइलेयर होती है जहाँ पे एक्सटीरियर की साइड में, ऊपर की साइड में अगर हम देख लें या फिर इनर मोस्ट की साइड में देखें तो वहाँ पे हाइड्रोफिलिक इन हेड ग्रुप होता है, और बीच वाला जो पेलेस होता है, इनर वाला जो पेलेस, 2 लेयर के बीच वाला जो पेलेस होता है वो हाइड्रोफोबिक वहाँ पे है, वो देखने को मिलता है। लिमिटेशन इस मॉडल की अगर हम बात करें तो इस मॉडल के थ्रू भी हमें आयन ट्रांसपोर्ट का कैसे होता है वो समझ में नहीं आता है। सो एक्चुअली उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या, उन्होंने यहाँ पे लिया आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स को है वो लिया। यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स को यहाँ पे इन्होंने एक तो उसकी पूरी सरफेस की जो आउटर सरफेस एरिया को है वो यहाँ पे मेज़र किया। यहाँ पे अगर हम बात करूँ आउटर सरफेस एरिया को मेज़र किया, लाइक कुछ इस प्रकार से उन्होंने 7.5 माइक्रोमीटर बाई 2 माइक्रोमीटर से यहाँ पे पूरा सरफेस एरिया, यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन उसको कवर कर रही है आरबीसी को, तो वो पूरा सरफेस एरिया इससे आ गया था। ऊपर वाले मान लो कोई, अगर मान लो पहले पता नहीं था, अगर मान लो मोनोलेयर है तो वो मोनोलेयर का, बिकॉज ऊपर से सरफेस एरिया आ रहा है तो वो मोनोलेयर अगर है तो मोनोलेयर का, ओनली मोनोलेयर का ही यहाँ पे सरफेस एरिया आएगा। तो पता चलेगा कि सिर्फ मोनोलेयर अगर है तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना है। ओके, ये मान लो नीचे वाला, या फिर ये हम बोल सकते हैं सिर्फ एक साइड वाला जो है, ऊपर वाला जो आरबीसी के, वो सरफेस एरिया यहाँ पे हमें मिल गया था। दूसरी साइड उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ऐसा किया कि ये जो आरबीसी सेल उन्होंने ली थी उसको, इसकी मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर दिया, और डिस्टर्ब करके जितनी भी उसमें लिपिड लेयर्स थी, अगर मान लो 2 होती है, ऑब्वियसली 2 होती है, अभी हमें आज पता है, तो वो जितनी भी लिपिड लेयर थी वो सारी की सारी एक दूसरे से अलग होके वो टोटल सरफेस एरिया उनका आ गया था एज ए मोनो लेयर में। जितनी भी लेयर्स थी वो लिपिड मॉलिक्यूल्स की लेयर वहाँ पे आ गई थी कि कितनी यहाँ पे वो उसकी सरफेस एरिया है। उन्होंने कुछ इस प्रकार से उसका लिपिड एक्सट्रैक्शन किया, जितना भी लिपिड मेम्ब्रेन में जितना भी लिपिड अमाउंट था तो उसको एक्सट्रैक्ट किया उन्होंने डिटर्जेंट वगैरह से, देन उसको वो यहाँ पे मेज़र किया। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे उन्होंने सेल लिपिड सरफेस को मेज़र किया। तो अब आपको ही पता है अगर लिपिड बाई लेयर है तो वो नीचे वाली भी, ये वाली लेयर भी यहाँ पे है वो अलग हो जाएगी लिपिड एक्सट्रैक्शन वाली मेथड में, और ये वाली जो दूसरी लेयर जो कि पहले वाले मेथड में ओनली सरफेस एरिया हमने देखा था, वहाँ पे दूसरी लेयर वहाँ पे नहीं आ पाई थी, तो लेकिन लिपिड एक्सट्रैक्शन में यहाँ पे दूसरी लेयर भी इसी के साथ में वो मेज़र हो जाएगी। तो अब जब उनको दोनों को कंपेयर किया जाएगा, कंपेयर करने से हमें मिलेगा कि रेशो हमें 2:1 मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे लिपिड दोनों लेयर की यहाँ पे लिपिड्स है वो आ गई थी, तो यहाँ पे 2 गुना हम बोल सकते हैं कि इसमें सरफेस एरिया में जितना हमें है वो अमाउंट मिला था वो इसमें इससे वो इसमें है वो 2 गुना है वो मिलता है, यहाँ पे है वो 2 गुना मिलता है हमें। ओके, 2:1 यहाँ पे है वो रेशो हमें मिलता है। जिससे पता चलता है कि लिपिड है वो बाय लेयर होती है। ओके, बिकॉज अगर मोनो लेयर होती तो इस वाली मेथड में जहाँ पे सरफेस एरिया हमने निकाला है उतना ही सरफेस एरिया, उतना ही अमाउंट हमें है वो इस लिपिड एक्सट्रैक्शन वाले मेथड में मिलता, लेकिन एक्चुअली में हमें मिला 2 गुना। इसका मतलब लिपिड बाई लेयर होती है, लिपिड जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाई लेयर होती है, न कि मोनोलेयर। ओके, हम यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, उन्होंने लिया आरबीसी का उन्होंने है वो सबसे पहले है वो सरफेस एरिया ओनली आउटर पार्ट्स का सरफेस एरिया मेज़र किया। फॉर एग्जांपल मान लो अक्स है वो, देन उन्होंने क्या किया,
जितनी नंबर ऑफ आरबीसी थी उससे वो गुणा किया, उसने मल्टीप्लाई किया जितनी नंबर ऑफ आरबीसी काउंट थी। फॉर एग्जांपल n है। ओके, सो टोटल सरफेस एरिया को निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, सो टोटल सरफेस एरिया को निकालने के लिए उन्होंने जितनी अमाउंट थी आरबीसी की और एक आरबीसी का जो सरफेस एरिया था उनको कर दिया उन्होंने मल्टीप्लाई। ओके, सो हम यहाँ पे डॉट अक्स है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया था तो वो टोटल सरफेस एरिया आ गया था आउटर पार्ट का। फिर यहाँ पे दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, डिस्टर्ब किया कर दिया था आरबीसी की लेयर को। ओके, डिस्टर्ब कर दिया आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने वो पूरी सरफेस एरिया जितनी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड अमाउंट थी वहाँ पे स्प्रेड कर दिया उनको एक जगह। यहाँ पे है वो स्प्रेड ओवर वाटर। ओके, वाटर में है वो स्प्रेड कर दिया उसको, और स्प्रेड करके यहाँ पे उन्होंने अब कैलकुलेट किया कितना है। सो अब उन्होंने क्या किया, कैलकुलेट किया सरफेस एरिया, और मिला क्या हमें सरफेस एरिया। जब हमने उसका कैलकुलेट किया तो उसका सरफेस एरिया हमें मिला दो गुना हमें सरफेस एरिया उसका मिला। तो हम इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे दिस विल शो दिस ऑल्सो लिपिड बायलेयर। ओके, सो लिपिड बायलेयर होती है, ये हमें इस वाले एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। ठीक है, सो बायलेयर है लिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो किसने बताया, गॉर्डन एंड ग्रेंडल मॉडल ने यहाँ पे हमें बताया कि लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड लिपिड की बनी हुई होती है। वो हमने है वो सबसे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में पता चलाया जो कि था यहाँ पे ओवरटन मॉडल। ओके, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं सैंडविच मॉडल, एक काफ़ी फेमस मॉडल होता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, जो कि डेनियल एंड डेवसन मॉडल होता है, उसने दिया था। नाउ अगर हम थर्ड मॉडल के बारे में बात करें, सो थर्ड मॉडल यहाँ पे है वो डेनियल एंड डेवसन ने है वो यहाँ पे दिया था। डेनियल एंड डेवसन मॉडल हम बोल सकते हैं इन 1935। ओके, सो इसी मॉडल को हम ट्राई लेमिनार मॉडल्स भी बोलते हैं बिकॉज, और यहाँ पे सैंडविच मॉडल भी इसे है वो बोला जाता है। सैंडविच मॉडल नाम से ये काफ़ी फेमस है, तो ये आपको याद रखना है। डेनियल एंड डेवसन ने दिया था इन 1935। ओके, इसे सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो यहाँ पे हम आगे देखेंगे। ओके, सो बेसिकली इस मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने सजेस्ट किया कि यहाँ पे प्रोटीन 3 लेयर देखने को मिलती है। आउटर पार्ट पे प्रोटीन की लेयर होती है, और सबसे इनर पार्ट पे है वो प्रोटीन होता है, और बीच में लिपिड की मेम्ब्रेन होती है। सो ऊपर प्रोटीन और नीचे प्रोटीन, बीच में लिपिड। सो इसी प्रकार से सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। जैसे सैंडविच में ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड, और बीच में कुछ यहाँ पे सैलेड्स वगैरह होती है। सो उसी प्रकार से इसका मॉडल दिया। तो यहाँ पे प्रोटीन लेयर होती है बोथ साइड, दोनों साइड इस मॉडल के अकॉर्डिंग, एंड डेवलप्ड बेस्ड ऑन अर्ली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ऑब्जर्वेशन। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बनी थी तो कुछ ज़्यादा वहाँ पे ऑब्जर्व ऐसा होता नहीं था, तो उन्होंने बस थोड़ा बहुत देख के वीक ऑब्जर्वेशन से यहाँ पे है वो ये कंक्लूजन निकाला, ऑल्दो ऐसा होता नहीं है। सो ये थ्योरी है वो, ये मॉडल है वो रिप्लेस किया गया बाद में अभी जो मॉडर्न मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसके थ्रू। ओके, सो लिमिटेशन की अगर हम बात करें सैंडविच मॉडल की, सो इसमें ये भी मॉडल है वो फेल टू एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन जो होता है मेन, उसको समझाने में ये है वो असफल यहाँ पे रहा। यहाँ पे कुछ इस प्रकार का वो यहाँ पे हमने देखा कि ऊपर ऊपर यहाँ पे आप प्रोटीन देख पा रहे हो, नीचे भी आप प्रोटीन की एक लेयर देख पा रहे हो, और बीच में है वो लिपिड की लेयर देख पा रहे हो। तो कुछ इस प्रकार से है वो उन्होंने है वो सैंडविच मॉडल दिया था डेनियल एंड डेवसन ने। ओके, नाउ फोर्थ मॉडल यहाँ पे हम देखते हैं रॉबर्टसन का दिया हुआ है यहाँ पे। रॉबर्टसन मॉडल 1960। ओके, जिसे हम बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन। उन्होंने है वो ये जो ट्राई लेमिनार है यहाँ पे उन्होंने उनकी यूनिट्स बताई, कितनी साइज़ की ये प्रोटीन की लेयर होती है, कितनी साइज़ की लिपिड की लेयर होती है,
और तो यहाँ पे उन्होंने यूनिट बताई उन लेयर्स की, सो इसीलिए इसको है वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी बोलते हैं 1960। ओके, सो उन्होंने लाइक इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ए थ्री लेयर स्ट्रक्चर फॉर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ओके, सो यहाँ पे थ्री लेयर स्ट्रक्चर जो कि हमने वो सैंडविच मॉडल में भी देखा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने वो यूनिट उनकी बताई। सो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल स्टेट दैट प्रोटीन exist on both side and without lipid layer, okay, space applying to all cell membrane। ओके, सो बेसिकली उन्होंने बताया कि प्रोटीन के दोनों साइड में है वो प्रोटीन की लेयर होती है, यहाँ पे कोई लिपिड का यहाँ पे बीच में कुछ नहीं होता, बीच दोनों लेयर के बीच में लिपिड्स की लेयर होती है, प्रोटीन के साथ में लिपिड की नहीं होती है। और ये सारी प्रकार की सेल मेम्ब्रेन में यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑल्दो ऐसा नहीं है, हम आगे नेक्स्ट वाला जो मॉडल देखेंगे वो उसमें है, वो अभी जो मॉडल है मॉडर्न मॉडल है वो हम देखेंगे। स्ट्रक्चर उन्होंने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन की टोटल उसकी लेंथ मोटाई होती है, हम विड्थ बोल सकते हैं 75 एंगस्ट्रम उन्होंने है वो बताई कि 20 जिसमें से 20 एंगस्ट्रम है वो एक प्रोटीन की लेयर होती है ऊपर वाली, एंड 35 एंगस्ट्रम है वो लिपिड की दोनों बाइलेयर होती है, एंड दोनों लेयर लिपिड की वो मिला के 35 एंगस्ट्रम होती है। और एक सबसे नीचे वाली जो दो लेयर क्योंकि प्रोटीन की होती है और सबसे नीचे वाली एक प्रोटीन की लेयर वो भी 20 एंगस्ट्रम की। तो टोटल यहाँ पे उन्होंने वो यूनिट दी 75 एंगस्ट्रम मोटाई की यहाँ पे है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसमें से 20 एंगस्ट्रम है वो प्रोटीन की एक लेयर होती है, 35 एंगस्ट्रम लिपिड बाइलेयर होती है, एंड 20 एंगस्ट्रम है वो प्रोटीन की दूसरी लेयर होती है, जबकि ऐसा होता नहीं है। खैर आगे हम देखेंगे। सो डेवलपमेंट, इस मॉडल का डेवलपमेंट के बारे में बात करें, सो ये दिस मॉडल डेवलप्ड बेस्ड ऑन एडवांसमेंट इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ओके, सो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट आया, सो वहाँ पे उन्होंने ये यूनिट्स भी ऑब्जर्व करके यहाँ पे ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल यहाँ पे दिया। एंड यहाँ पे इन्होंने दो रीज़न यहाँ पे उसने वो देखने को मिला इस मॉडल में। उन्होंने जब देखा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, एक तो इलेक्ट्रॉन डेंस जो कि सेंटर में लिपिड वाला एरिया है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंस सेंट्रल लेयर वहाँ पे देखने को मिली थी, और दो देखने को मिली थी उनके ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन लो डेंस एरिया। ओके, सो but later on this model surpassed by more accurate and dynamic membrane structure। ओके, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वहाँ पे उससे है वो ये दोनों मॉडल्स है वो रिप्लेस हुए, जो कि अभी मॉडर्न मॉडल है फिफ्थ वन लास्ट वन सिंगर एंड निकोलसन द्वारा दिया गया मॉडल इन 1975 फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यहाँ पे हमें वो फ्लूइडिटी मेम्ब्रेन की है वो पता लगती है, और किस प्रकार से अलग अलग टाइप के वो प्रोटीन्स इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स यहाँ पे वो इन्वॉल्व होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो सभी इसी मॉडल में हमें देखने को मिला। सो उन्होंने डिस्क्राइब प्रोटीन एम्बेडेड इन ए डायनेमिक लिपिड बाइलेयर। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने बताया कि प्रोटीन्स है वो एम्बेडेड रहते हैं डायनेमिक लिपिड बाइलेयर में जो कि मूव कर सकती है। ओके, एम्फेसाइज लेटरल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विदिन द मेम्ब्रेन। ओके, सो मेम्ब्रेन लिपिड मेम्ब्रेन्स में है वो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है वो थोड़ा मूव भी कर सकते हैं, और एज वेल एज लिपिड मॉलिक्यूल्स है वो भी एक दूसरे में लेटरल मूवमेंट है वो कर सकते हैं। and they also differentiated between integral and peripheral प्रोटीन्स। ओके, सो अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स उन्होंने बताए कि लिपिड मेम्ब्रेन में इंटीग्रल प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि एम्बेडेड होते हैं लाइक ये कोई एक लिपिड बाइलेयर है, इसके अंदर ये प्रोटीन है जो कि एम्बेडेड है इस बाइलेयर के बीच में से घुसा हुआ है इस बाइलेयर के अंदर से, कहने का मतलब। ओके, सो एम्बेडेड है इसीलिए इसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। और कुछ इस प्रकार से ये है बाइलेयर है, और कुछ कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि ओनली एक साइड की तरफ होता है, या तो सेल की बाहर की साइड वाली लेयर की तरफ
ओके, तो उन्हें बोलते हैं पेरीफेरल वाल। तो वो अंदर की साइड भी हो सकते हैं, साइटोसोलिक वाले पार्ट पे भी हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर वाले पार्ट पे भी हो सकता है। ओनली एक साइड पे अगर है तो उन्हें बोलते हैं पेरीफेरल प्रोटीन्स। तो यहाँ पे उन्होंने दोनों प्रोटीन्स के टाइप का वो डिफ्रेंशिएटेड भी किया। और ये जो प्रोटीन्स है और लिपिड मॉलिक्यूल्स है, ये आपस में फ्लूइडिटी मेंटेन किए हुए रहते हैं। इसकी वजह से वो मूवमेंट इनका वो होता है, लेटरल मूवमेंट भी होता है यहाँ पे। सो so development by technique like freeze fracture and electron microscopy। ओके, सो फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक्स के थ्रू इसको है वो यहाँ पे इस मॉडल को है वो देखा गया, एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को भी यूज़ करके। एंड ये मॉडल है वो वाइडली एक्सेप्टेड है अभी भी यहाँ पे, एंड प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू मेम्ब्रेन फंक्शन एंड इंट्रैक्शंस। ओके, सो ये मॉडल्स है वो इसके मेम्ब्रेन के फंक्शंस को भी बताता है, इंट्रैक्शंस को भी बताता है। लाइक ये जो इंटीग्रल प्रोटीन्स है वो कैरियर प्रोटीन्स वगैरह भी होते हैं। सो कुछ इस प्रकार का उन्होंने वो मॉडल दिया। यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक्सटीरियर साइड है, ये साइटोसोलिक वाला पार्ट आप देख पा रहे हो जिसके अंदर है वो साइटोस्केलेटन्स भी है। एंड यहाँ पे है वो ये इंटीग्रल प्रोटीन्स है, एंड आउटर साइड्स पे आप देख पा रहे हो लिपिड। एंड जो प्रोटीन्स कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो लिपिड्स के साथ एंकर्ड भी रहते हैं। सो लिपिड एंकर्ड प्रोटीन होते हैं, पेरीफेरल प्रोटीन्स होते हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है वो। एंड सिंगर एंड निकोल्स इस मॉडल में हम ये भी बोल सकते हैं, सो देयर इज ए सी। ओके, सी ऑफ लिपिड, एक लिपिड का हम समुद्र बोल सकते हैं, इन विच प्रोटीन्स एक्ट एज लाइक आइसबर्ग। ओके, सो जैसे समुद्र में आइसबर्ग्स है वो किस प्रकार से पड़ी रहती है और एक इधर उधर तैर सकती है, वैसे ही हो यहाँ पे एक लिपिड रूपी समुद्र है, वहाँ पे है वो प्रोटीन रूपी आइसबर्ग्स वहाँ पे है वो देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, क्या क्या यहाँ पे केमिकल्स कंपोज्ड है वो रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो अगर हम देखें किस किस से मिलके है वो बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑब्वियसली जो लिपिड्स है वो भी कौन से टाइप की होती है, एंड वो सब हम यहाँ पे है वो देखने वाले हैं। सो यहाँ पे मॉडल है वो इसका हमारे पास रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। आरबीसी को हम लेकर चलेंगे, जैसे कि आरबीसी में अगर हम बात करें लिपिड्स की क्वांटिटी होती है 50% लिपिड्स होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आरबीसी की, एंड प्रोटीन होती है 50% ही प्रोटीन होता है आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और कार्बोहाइड्रेट लेस देन 1% वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर साइड की तरफ ही होता है हमेशा के लिए। ये याद रखना, कार्बोहाइड्रेट अगर है तो वो भी सेल के आउटर साइड्स वाली लेयर पे है वो अटैच रहेगा। सो फाउंड अटैच्ड टू प्रोटीन और लिपिड। सो वो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रोटीन से भी अटैच रह सकता है और वो लिपिड से भी अटैच रह सकता है, और वो भी ओनली एट एक्सटीरियर और एक्स्ट्रा सेलुलर साइड्स। ओके, सो अगर हम बात करें, ये तो हमने आरबीसी के बारे में बात किया था, लेकिन अगर न्यूरॉन सेल्स, हमारी जो बॉडी में न्यूरॉन सेल्स होती है उसमें है वो लिपिड की अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। ओनली 90% तो ओनली लिपिड्स ही होते हैं, और प्रोटीन्स है वो ओनली 10% ही होती है न्यूरॉन्स में, एंड कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही ट्रेस अमाउंट में होते हैं, यहाँ पे न के बराबर होता है। सो अगर हम बात करें जैसे अपना ब्रेन है वो न्यूरॉन से ही बना होता है ऑलमोस्ट, तो वहाँ पे लिपिड की अमाउंट है वो हाई होती है 90% वहाँ पे। सो इसीलिए हमें वो बादाम खाना है वो कहा जाता है, क्योंकि बादाम में क्या होता है, लिपिड ही होता है, बादाम का तेल लाइक, तो बादाम में लिपिड्स ही होता है, तो वो यहाँ पे है वो न्यूरॉन्स में कहीं ना कहीं डेवलप होने में है वो ज़रूरी रहता है। लेकिन एट द अदर साइड अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो वहाँ पे प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, क्योंकि कैरियर प्रोटीन्स वहाँ पे होते हैं, और बहुत सारे हाइड्रोजन आयन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वहाँ पे चेन होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो वहाँ पे प्रोटीन की आवश्यकता जाती है। तो वहाँ पे है वो माइटोकॉन्ड्रिया के केस में यहाँ पे प्रोटीन उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन ज़्यादा होती है, जहाँ पे प्रोटीन 70% होता है माइटोकॉन्ड्रिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, एंड रेस्ट ऑफ 30% यहाँ पे लिपिड हमें देखने को मिलता है इन माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, नाउ अगर हम बात करें लिपिड्स के बारे में, लिपिड्स भी कौन से टाइप की होती है, अगर हम ओनली स्पेसिफिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही बात करेंगे, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ही बात कर रहे हैं। सो लिपिड वहाँ पे नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, विच आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट okay soluble in non-polar chemical like acetone and like petroleum and ether like substance, okay, organic molecules. सो हमें पता है लाइक डिजॉल्व लाइक, सो वाटर हाइड्रो
हाइड्रोफिलिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं, लेकिन ये हाइड्रोफोबिक है यहाँ पे लिपिड, तो वो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स में ही डिजोल्व होंगे, तो वो एसीटोन और पेट्रोलियम ईथर वगैरह होते ही हैं। सो एग्जांपल ऑफ लिपिड्स की अगर हम बात करें, फैट हो गया, ऑयल हो गया, स्टेरॉइड्स हो गया, वैक्स हो गया, विटामिन के ई डी ए है, विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, ये सब विटामिन्स है, वो फैट सोल्यूबल्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। सो वो लिपिड्स के यहाँ पे है, वो काइंड ऑफ हो जाते हैं। सो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें लिपिड के क्लासिफिकेशन की, सो स्पेसिफिकली हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे वो लिपिड का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। खैर हम सारा देख लेते हैं। सो सिंपल लिपिड्स होता है, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स होता है, या फिर हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड हमें देखने को मिलता है, और हमें डेराइव्ड लिपिड हमें वो देखने को मिलता है। सो ये तीन टाइप हम लिपिड्स के हम देखते हैं, सिंपल लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स एंड डेराइव्ड लिपिड्स। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स की अगर हमारे हम बात करें, सिंपल लिपिड्स में हमें वो सिंपल लिपिड में हमें एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल से मिलकर है वो ये सिंपल लिपिड्स है वो मिलती है। सिंपल लिपिड्स ही होती है। लाइक अगर हम बात करें ग्लिसरॉल जो होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल होता है, और वहाँ पे कुछ फैटी एसिड्स है वो मिलकर यहाँ पे मोनो एसाइल ग्लिसरॉल बनाती है, डाई एसाइल ग्लिसरॉल बनाती है और ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बनाती है। वैसे अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स लिपिड के बारे में, तो वहाँ पे फैटी एसिड होती है और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल तो होता ही है। इसके साथ में यहाँ पे है वो कॉम्प्लेक्स लिपिड में कुछ अदर ग्रुप्स भी ऐड हो जाते हैं, जैसे कि फॉस्फेट ग्रुप है, एमिनो ग्रुप है, शुगर ग्रुप है। इस प्रकार से एमिनो एसिड और शुगर ग्रुप्स वगैरह भी ऐड हो जाते हैं। लेकिन डेराइव्ड लिपिड्स में अगर हम बात करें तो वहाँ पे जितने भी स्टेरॉइड्स है लाइक कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, वो यहाँ पे है वो देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें लिपिड मेम्ब्रेन की, वहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है। मेम्ब्रेन लिपिड्स की अगर हम बात करें, जो मेम्ब्रेन लिपिड्स होती है वो यहाँ पे हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स लिपिड्स से मिलकर वो बनी होती है, और डेराइव्ड लिपिड भी वहाँ पे देखने को मिलती है। बिकॉज जो लिपिड राफ्ट होता है हम आगे हम देखेंगे वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी होता है जो कि डेराइव्ड लिपिड्स होता है। हम बोल सकते हैं दे जनरली कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स लिपिड एंड डेराइव्ड लिपिड्स। ओके, एंड लिपिड आर एम्फीपैथिक इन नेचर। ओके, एम्फीपैथिक होता है नेचर लिपिड का, क्योंकि यहाँ पे हमें हेड ग्रुप है वो ऊपर की ऊपर तरफ है वो ऊपर एंड नीचे की तरफ इस प्रकार का वो पोलर हेड ग्रुप देखने को मिलता है, और जो कि हाइड्रोफिलिक होता है ऑब्वियसली। यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल्स पोलर हेड ग्रुप होता है, एंड जो टेल वाला पार्ट होता है वो यहाँ पे है वो नॉन पोलर टेल भी यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि हाइड्रोफोबिक यहाँ पे टेल होती है। दोनों ही नेचर हमें पोलर और नॉन पोलर दोनों नेचर हमें देखने को मिलता है लिपिड बाइलेयर में। इसलिए हम उसको बोलते हैं एम्फीपैथिक नेचर की यहाँ पे देखने को मिलती है। मेम्ब्रेन लिपिड इंक्लूड्स, तो वो यहाँ पे क्या क्या होते हैं मेम्ब्रेन की लिपिड्स में, यहाँ पे फोस्फोलिपिड्स होती है ऑब्वियस सी बात है, एंड ग्लाइकोलिपिड्स भी होती है आउटर साइड में, एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में है वो कार्बोहाइड्रेट से जुड़ी हुई लिपिड्स ग्लाइकोलिपिड्स भी होती है, एंड कुछ स्टीरॉल्स होते हैं। लाइक अगर हम बात करें एनिमल सेल्स में है वो कोलेस्ट्रॉल होता है, एंड कोलेस्ट्रॉल जो कि एनिमल सेल हमारी सेल्स में है वो कोलेस्ट्रॉल भी होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड ड्राफ्ट में। और अगर हम बात करें अलग टाइप के स्टीरोल्स जो कि प्लांट में हमें देखने को मिलते हैं, जो कि है स्टिग्मे स्टेरोल, ब्रेसिनकोस्टेरोल्स है, एंड सिस्टोस्टेरोल्स है, ये सब हमें वो प्लांट्स के स्टीरोल्स होते हैं जो कि प्लांट की सेल मेम्ब्रेन में हमें देखने को मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। और जो एर्गेस्ट्रोल है वो यहाँ पे फंजाई की सेल मेम्ब्रेन में हमें वो एज स्टीरोल्स हमें एर्गेस्ट्रोल वो देखने को मिलता है। कुछ अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर हम देखें स्टीरोल्स की, तो कुछ इस प्रकार से वो 4 बेंजीन लाइक रिंग्स होती है, एंड यहाँ पे एंड एक हाइड्रोक्सिल पोलर हेड ग्रुप होता है यहाँ पे हमें, एंड इसके बाद में कुछ 4 कार्बन के बाद में इस प्रकार की एक और टेल होती है, ये आपको याद रखनी है स्ट्रक्चर, और जिसपे आर ग्रुप होता है जिसके अंदर वेरिएशन होने के कारण अलग अलग टाइप के स्टीरोल्स होते हैं, लाइक कोलेस्ट्रॉल, स्टेगोस्टेरोल, हमने बहुत सारे टाइप्स हमें देखे। जो कि नॉन पोलर होता है स्टीरोल्स भी। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल,
जो कि हमने पहले देखा कि पॉलीहाइड्रोक्सिल अल्कोहल होता है कॉम्प्लेक्स में भी एंड सिंपल लिपिड्स में भी। सो वो क्या होता है, सो अगर वो हम ओनली सेल मेम्ब्रेन के बिहाफ में ही हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सो वो पॉलीहाइड्रोक्सिल अल्कोहल ग्लिसरॉल वाला भी हो सकता है, जो कि 3 कार्बन का ग्लिसरॉल होता है वहाँ पे भी वो भी हो सकता है, और स्पिंगोसिन भी हम ले सकते हैं, वो दोनों ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं। स्पिंगोसिन जो कि 18 कार्बन का होता है इसकी लेकिन वहाँ पे एक ही डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे है वो एमिनो एल्कोहल उसके हम बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एमिनो एल्कोहल बोलते हैं। बहुत सारे OH ग्रुप तो होते हैं, लाइक पहला कार्बन ये है, इसमें OH है, दूसरा कार्बन है जिसमें OH भी है और एमिनो ग्रुप भी है, इसीलिए उसको पॉलीहाइड्रोक्सी एमिनो एल्कोहल बोलते हैं। और बाद में है वो अगेन 18 कार्बन तक है वो, ये लंबी श्रृंखला ऐसे चलती जाती है। फोर्थ नंबर कार्बन के साथ में है वो डबल बॉन्ड होता है, तो ये यहाँ पे है वो स्पिंगोसिन की स्ट्रक्चर होती है, एंड अगेन 18 कार्बन की होती है। और ग्लिसरॉल तो ऑब्वियस सी बात है 3 कार्बन का होता ही है, पॉलीहाइड्रोक्सिल अल्कोहल है। सो ग्लिसरॉल वाला है वो बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल्स, फंजाई, आर्किया सब में है वो देखने को मिलता है, और डी फॉर्म होता है बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल्स में। एंड बाकी अगर आर्की बैक्टीरिया की बात करें वहाँ पे एल फॉर्म है वो देखने को मिलता है एक पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्लिसरॉल का। वहीं अगर हम बात करें स्फिंगोसिन की, वो सारे यूकैरियोट्स जितने भी हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, लाइक प्लांट एंड एनिमल्स एंड फंजाई, ओके, बैक्टीरिया को छोड़ के, जबकि यहाँ पे ग्लिसरॉल वाला है वो आर्की बैक्टीरिया में भी देखने को मिल सकता है। सो अब हमने बात की पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल क्या होता है, लेकिन अब ये क्वेश्चन भी बनता है फैटी एसिड क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी हो सकता है। सो फैटी एसिड नॉर्मली जो एलिफेटिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ओके। सो एक लंबी कार्बन की श्रृंखला होगी जैसे ये है CH3 CH2 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 करके लंबी कार्बन की चेन होगी, लेकिन एट द एंड वहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, COOH ग्रुप है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। सो ये लंबी कार्बन की श्रृंखला होती है, और आर ग्रुप हम बोल सकते हैं, वो चेंज हो सकता है अलग अलग फैटी एसिड में, ओके, अलग अलग कार्बन। सो यहाँ पे ब्रांच भी हो सकता है, बहुत कम में यहाँ पे ब्रांच भी देखने को मिल सकता है। सो लीनियर भी हो सकती है ये फैटी एसिड, और ब्रांच्ड भी हो सकती है, लेकिन साइक्लिक नहीं होती है, ये एरोमेटिक नहीं होती है, एलिफेक्टिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही होती है विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ओके। सो लीनियर है वो बैक्टीरिया में, प्लांट में, एनिमल्स में, फंजाई में और आर्की बैक्टीरिया में ये लीनियर होती है। ब्रांच्ड ओनली आर्की बैक्टीरिया में देखने को मिल सकती है फैटी एसिड चेन, जो लंबी फैटी एसिड जो टेल होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, नॉन पोलर। सो यहाँ पे ये फैटी एसिड के बारे में अगर हम बात करें, सो यहाँ पे अगर फैटी एसिड में भी बात करें, दो टाइप की फैटी एसिड्स होती है, सेचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ओके। सो देखते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंट होते हैं, कौन से एग्जांपल्स होते हैं, एंड वो सब किस प्रकार से ये सारे स्टेबिलिटी में इन्वॉल्व होते हैं, वो सब मेल्टिंग टेम्परेचर में, वो सब हम देखेंगे। सो सेचुरेटेड फैटी एसिड सिंपली वही होती है जिसमें सिंगल बॉन्ड्स ही होते हैं कार्बन की, जो हमने लंबी चेन देखी थी उनके 2 कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड्स ही होते हैं, डबल बॉन्ड नहीं होते हैं, तो वो सेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स आ जाते हैं, लाइक पाल्मेटिक एसिड होते हैं, स्टेरिक एसिड है, एंड माइरिस्टिक एसिड है, लवरिक एसिड है। सो जैसे कि पाल्मेटिक एसिड 16 कार्बन का, स्टेरिक एसिड 18 कार्बन का है, माइरिस्टिक एसिड 14 कार्बन का, लवरिक एसिड 12 कार्बन का है। सो ये आपको कम कार्बन से लेके ज़्यादा कार्बन की तरफ ही याद रखना है, आगे हम सारा अरेंज कर लेंगे, याद भी कर लेंगे, डोंट वरी इसी वीडियो में। लेकिन आप जब नोट्स में लिखो तो वो 12 कार्बन वाला लवरिक एसिड वो सबसे पहले लिखना, ठीक है, वो हम आगे अरेंज कर लेंगे, देखते रहो वीडियो, ओके। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड वो ही होती है जिसमें वो 2 कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ गया है तो वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हो जाता है, तो वो एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। सो 1 और मोर डबल बॉन्ड्स आर देयर बिटवीन 2 कार्बन्स, ओके। सो यहाँ पे एग्जांपल्स यहाँ पे आ जाते हैं, लाइक पाल्मेटोलिक एसिड जो कि 16 कार्बन का होता है जिसमें एक डबल बॉन्ड होता है, एंड 9 नंबर पोजीशन पे, एंड ओमेगा 9 हम 9 डेल्टा 9 हम बोलेंगे। फिर ओलिक एसिड होता है जो कि 18 कार्बन का होता है जिसमें भी एक डबल बॉन्ड होता है, वो भी 9 नंबर पोजीशन पे। सो इसे हम बोलते हैं मूफा मीन्स मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, शॉर्ट में हम बोलते हैं मूफा, क्योंकि इसमें एक ही डबल बॉन्ड है इसीलिए इसको मोनो बोलते हैं, अनसेचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड है फैटी एसिड, ओके। सो मूफा हम बोलते हैं।
एंड देन मूफा के बाद में अगर हम बात करें पूफा जी की बात करें, पूफा मतलब पॉली अनसेचुरेटेड की, जिसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे, वो है लाइक लिनोलिक एसिड, जिसमें 18 कार्बन की ये चेन होती है, जिसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं, एक 9 नंबर पोजीशन पे, एक 12 नंबर पोजीशन पे। एक देन होता है लिनोलेनिक एसिड, लेनिक नाम से ही पता चलता है कि 3 डबल बॉन्ड होंगे उसमें 18 कार्बन की चेन में, यहाँ पे जो कि 9, 12 और 15 नंबर की पोजीशन पे होगा। और देन होता है आर्किडेनिक एसिड, जो कि 20 कार्बन की होती है, जिसमें 4 डबल बॉन्ड्स होते हैं, जो कि 5 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर और 14 नंबर वाली पोजीशन पे। और ये जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो यहाँ पे 2 कार्बन छोड़ के ही डबल बॉन्ड्स आता है, लाइक जैसे 9 नंबर पोजीशन पे है तो नेक्स्ट वाला डबल बॉन्ड है वो 2 छोड़कर, 10 और 11 को छोड़कर 12 नंबर वाले कार्बन के बाद में यहाँ पे डबल बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा। और 12 के बाद में हमें अगेन 2 छोड़कर 15 के नंबर वाले कार्बन की वहाँ पे है वो डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। और ये जितने भी हमने पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड देखी है, पूफा जो देखा है हमने, जिसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं, सो वो सारी होती है एसेंशियल फैटी एसिड, हम उन्हें बोलते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड मीन्स हमें उसको बाहर से लेना पड़ेगा, फूड से हमें वो इसको इंटेक करना ही पड़ेगा बॉडी में, बॉडी के अंदर इनकी सिंथेसिस नहीं हो पाती है। मोनो अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड की हमें हमारे शरीर में ही सिंथेसिस हो जाती है, तो वो नॉन एसेंशियल होते हैं, लेकिन ये एसेंशियल होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसीलिए हमें वो ऑयल्स वगैरह जो बाहर से हमें ऑयली चीज़ है वो नहीं खानी चाहिए तली हुई, क्योंकि जो मिठाई वाली दुकान पे लाइक समोसा है तो वो बहुत ज़्यादा बार है वो उसी ऑयल को है वो एक ही ऑयल को है वो बहुत ज़्यादा बार है वो गरम कर देते हैं। गरम करने से उनके बॉन्ड्स है वो टूट जाते हैं लिपिड्स के, तो वो पॉली अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि एसेंशियल है ही नहीं, हमें खाना ही नहीं होता है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है हमारे शरीर के लिए। खैर, अगर हम बात करें इन सारी लिपिड्स का नाम का याद करने के लिए, ये एक कोड है, आप कोड को याद कर सकते हो। लालू एमपी से है वो, पोल उन्होंने वो जनरेट किया। यहाँ पे पोल लाइक जो चुनाव वगैरह में है वो लालू प्रसाद है ही, या लालू यादव है ही। सो ये आप कोड याद कर सकते हो, लालू प्रसाद एमपी से पोल उन्होंने वो किया। सो लालू से एल है वो लाउरिक एसिड आपको याद हो जाएगा, एमपी से एम का है वो माइरिस्टिक एसिड याद हो जाएगा, पी से पाल्मेटिक एसिड याद हो जाएगा, एस से आपको स्टेरिक एसिड याद हो जाएगा, एंड पी ओ एल एल से यहाँ पे पी से है वो पाल्मिटोलिक एसिड याद हो जाएगा, ओ से ओलिक एसिड याद हो जाएगा, एल से लिनोलिक एसिड याद हो जाएगा, और एल से अगेन लिनोलेनिक एसिड याद हो जाएगा, जो कि सीक्वेंस वाइज ये है आपका 12 कार्बन का पहले, फिर 14 कार्बन का मैरिस्टिक, देन 16 कार्बन का पाल्मिटिक, देन 18 कार्बन का स्टेरिक, देन 16 कार्बन का अगेन पाल्मिटोलिक जिसमें एक डबल बॉन्ड भी आ जाएगा, देन ओलिक एसिड जिसमें 18 कार्बन का है, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, लेनिक एसिड जो कि 18 कार्बन का, अगेन 2 डबल बॉन्ड आ जाएंगे, लिनोइक ओके, एंड लिनोलेनिक में 18 कार्बन में 3 डबल बॉन्ड आ जाएंगे, देन आर्गेनिक जो कि 20 कार्बन में 4 डबल बॉन्ड्स है, वो ये आपको सीक्वेंस वाइज याद रखना है। देन अगर हम बात करें मेल्टिंग टेम्परेचर या फिर ट्रांजिशनल टेम्परेचर ऑफ फैटी एसिड मेम्ब्रेन लिपिड्स, तो वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सो टीएम है क्या, एक थर्मल मेल्टिंग पॉइंट या फिर ट्रांजिशनल टेम्परेचर हम बोलते हैं, जहाँ पे जिस टेम्परेचर पे जो लिपिड मेम्ब्रेन होती है वो 50% फैटी एसिड वहाँ पे है वो, और लिपिड इज़ इन जेल स्टेज एंड 50% इन लिक्विड फेज। तो वो टेम्परेचर जो कि मेम्ब्रेन को है वो 50% है वो जेल स्टेज में रखे लाइक सॉलिड टाइप से, और 50% उसको लिक्विड टाइप से है वो कर दे, तो वो टेम्परेचर वहाँ पे होगा यहाँ पे मेल्टिंग टेम्परेचर। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यू टू दिस एग्जिस्ट इन ए क्वासी फॉर्म फ्लूइड नेचर। ओके, सो क्वासी फ्लूइड नेचर का यहाँ पे वो इस फ्लूइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे ये मूवेबल भी होता है, इसीलिए ये फ्लूइडिटी भी यहाँ पे मेंटेन रहती है इसकी। तो 50% यहाँ पे ये जेल स्टेज में भी देखने को मिल सकता है, और सोल मतलब लिक्विड स्टेज भी इसका वो देखने को मिलता है। सो जेल एंड सोल मतलब लिक्विड फेज, एंड जेल वाली स्टेज में भी है वो ये देखने को मिलता है, तो इसको क्वासी फ्लूइड नेचर है वो देखने को मिलता है।
सो नाउ अगर हम बात करें मेल्टिंग टेम्परेचर डिपेंड्स किस पे है, वो फैक्टर पे है, वो करता है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर मेल्टिंग टेम्परेचर की हम बात करें, सो जैसे जैसे उसकी जो लिपिड फैटी एसिड चेन है, उसकी कार्बन की चेन जितनी ज़्यादा जो लेंथ बढ़ेगी उतनी ज़्यादा है वो मेल्टिंग टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ेगा। सो लाइक जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे 12 कार्बन की चेन है लॉरिक एसिड में, तो यहाँ पे सबसे कम होगा कार्बन, तो सबसे कम मेल्टिंग टेम्परेचर इसी का होगा। और सबसे ज़्यादा स्टेरिक एसिड का 18 कार्बन की चेन है, सबसे लंबी चेन है, तो वहाँ पे उसकी सबसे ज़्यादा मेल्टिंग टेम्परेचर होगा। ओके, और मेल्टिंग टेम्परेचर यहाँ पे है वो अनसेचुरेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे अनसेचुरेशन होगा उतना ही कम वहाँ पे मेल्टिंग टेम्परेचर होगा। सो अगर यहाँ पे इसमें अगर हम बात करें, सो जैसे कि फैटी एसिड, यहाँ पे ओलिक एसिड है, लिनोलिक एसिड है, लिनोलेनिक एसिड है। सो लिनोलेनिक एसिड में यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनसेचुरेशन देखने को मिलता है, 3 डबल बॉन्ड्स देखने को मिलता है। और ओलिक एसिड में वो सबसे कम डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। इन तीनों के कंपैरिजन में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनसेचुरेशन जिसका होगा वहाँ पे सबसे कम मेल्टिंग टेम्परेचर होगा। सो लिनोलेनिक का यहाँ पे सबसे कम मेल्टिंग टेम्परेचर होगा। एंड सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा ओलिक एसिड का, क्योंकि उसमें सबसे कम अनसेचुरेशन है, एक ही डबल बॉन्ड है इन तीनों के कंपैरिजन में अगर हम बात करें। सो और फ्लूइडिटी जितनी ज़्यादा या फिर हम बोले कि मेल्टिंग टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ेगा फ्लूइडिटी उतनी ही कम होगी। ओके, क्योंकि उसके लिए उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, इतनी जल्दी वो फ्लूइड नेचर में आएगी नहीं। ओके, और चेन लेंथ जैसे बढ़ेगा वैसे वो फ्लूइडिटी है वो कम होगी, बिकॉज मेल्टिंग टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा। सो ओके, सो फ्लूइडिटी अगेन स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करती है। फ्लूइडिटी जितनी ज़्यादा होती है उतनी कम यहाँ पे स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, फ्लूइडिटी चाहिए लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनस्टेबल हो जाए। ओके, और डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे उतनी ही ज़्यादा है वो फ्लूइडिटी बढ़ेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ओके, सो अगर हम बात करें मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ लिपिड्स एंड देयर अडेप्टेशन। ओके, सो अडेप्टेशन के बारे में अगर हम बात करें, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि और एक ऑर्गेनिज्म है, सेल है, वो यहाँ पे है वो कम टेम्परेचर वाले इन्वायरमेंट में यहाँ पे है वो रिप्लेस कर दी गई है, लाइक 0 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। सो उस वाली सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें है वो, बिकॉज ये लो टेम्परेचर में आ गई है, तो अभी लो टेम्परेचर में आ गई है, तो वो हम बोल सकते हैं कि जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सॉलिड हो सकती है ना। तो जेल फॉर्म में ज़्यादा हो सकती है, तो उसे लिक्विड बनाना पड़ेगा, उसे फ्लूइड नेचर है उसका ज़्यादा बनाना पड़ेगा, फ्लूइडिटी बढ़ानी पड़ेगी। सो फ्लूइडिटी बढ़ाने के लिए हमें पता है हमें अनसेचुरेशन को बढ़ाना पड़ेगा। जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड्स वहाँ पे होंगे तो फ्लूइडिटी उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे है वो देखने को मिलेगी। ओके, सो हम अनसेचुरेशन वहाँ पे है वो देखने को मिलेगा फैटी एसिड्स में। और शॉर्ट चेन्स, कार्बन की चेन भी है वो कम होगी तभी फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, सो हमें शॉर्ट चेन है वो वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी इस वाले इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट वाली सेल मेम्ब्रेन में। एंड मेल्टिंग टेम्परेचर ऑब्वियसली कम हो जाएगा, कम की साइड में आ जाएगा, क्योंकि अनसेचुरेशन और मेल्टिंग टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे मेल्टिंग टेम्परेचर हमें उसका कम देखने को मिलेगा। और वहीं अगर आपको एक क्वेश्चन मिल जाए कि ऑर्गेनिज्म है, एक सेल है, उसको वो ट्रांसफ़र कर दिया एक हाई टेम्परेचर वाले इन्वायरमेंट में, लाइक 50 to 75 डिग्री सेंटीग्रेड, सो वहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलेगी। सो एट हाई टेम्परेचर मेम्ब्रेन नीड टू बी स्टेबल। ओके, क्योंकि हाई टेम्परेचर है तो वहाँ पे फ्लूइडिटी ज़्यादा जल्दी हो जाएगी हाई टेम्परेचर में। सो उसको फ्लूइडिटी को हमें कम करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। सो उसके लिए हमें वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड को, फैटी एसिड की लॉन्ग चेन को, कार्बन की चेन को बढ़ाना हमें वो पड़ेगा, या फिर वो ही हमें देखने को मिलेगा। और सेचुरेटेड फैटी एसिड हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी विदाउट डबल बॉन्ड्स वाली। और यहाँ पे मेल्टिंग टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा क्योंकि ऑब्वियसली इन्वायरमेंट में अभी ज़्यादा ही टेम्परेचर है, तो इसमें अब हमें स्टेबल करना है तो मेल्टिंग टेम्परेचर हमें उससे हाई रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपके पास एक होमवर्क है, आपको ये यहाँ पे कमेंट्स में बताना है इसका आंसर। ई कोलाई कल्चर ग्रोइंग एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज ट्रांसफर टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट काइंड ऑफ अडेप्टेशन विल इट बी ब्रिंग इन इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो एक ई कोलाई है जिसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे कल्चर किया जा रहा है, अचानक से उसको 30 डिग्री मतलब कम टेम्परेचर में उसको ले जाया जाएगा, तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या अडेप्टेशन हमें देखने को मिलेगा।
सो पहला है लॉन्ग चेन, उसमें बढ़ेगी। दूसरा है शॉर्ट चेन बढ़ेगी। तीसरा सेचुरेटेड फैटी एसिड बढ़ेगा। चौथा है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड बढ़ेगा। इन चारों में से कौन कौन से ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे है वो मैं दे देता हूँ। तो फॉलोइंग ऑप्शन आपको नीचे वाले ऑप्शन से बताना है। सो ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ राइट है, या फिर फर्स्ट एंड थर्ड राइट है, या फिर सेकंड एंड फोर्थ राइट है, और या फिर आपका हम बना सकते हैं सेकंड एंड थर्ड राइट है। इन चारों ऑप्शन में से है वो आपको आंसर बताना है। ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट में आंसर लिखना है, मैं पिन है वो उसको कर दूंगा। सो इतना ही था। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बचे हुए पार्ट को हम डिस्कस करेंगे।